बल्कि एक्सटेंशन है उसी का। और ये एक्सेप्शनल कंडीशन में ये वाली बात अप्लाई होती है कि किसी दूसरे के एक्शन के लिए दूसरे को पनिश करने की बात की जाती है। तो ओवरऑल ये पूरी बात क्या हो रही है कि नॉर्मली हम किसी पर्सन के उसके एक्ट या उसके मेंसरिया या उसके गिल्टी इंटेंशन के लिए उसे पनिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जहां की ये डिफाइन या डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया या किसकी क्या एक्टिविटी थी। जैसे 10 लोग, 5 लोग, दो लोग मिलकर के कोई ऑफेंस कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बिल्कुल क्लियर बता सके कि किसने कौन सा एक्ट किया था, यानी किसने लाठी से चोट पहुंचाई थी, किसने गन चलाई थी या किसने हाकी कुल्हाड़ी चलाई थी, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो एक इस तरह की सिचुएशन आती है जब कॉमन पनिशमेंट सभी को दे देते हैं जो पूरा ऑफेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग। पहली बात तो ये आ गई। लेकिन सामान्य तरीके में इस रूल को तब भी अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि हम जानने की कोशिश करते हैं और जिसने जो किया होता है उसी के लिए उसे पनिश करते हैं। लेकिन जब उन कई अफेंडर्स ने या कई अक्यूज्ड ने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की हुई है, यानी उन लोगों ने अपने इंटेंशन को आपस में मिला लिया हो, और इसी मीटिंग ऑफ माइंड्स को हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। यानी ऑफेंस या एक्ट करने के पहले, एक्टस रियस के पहले, उन सभी पर्सन्स ने जो ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं या जो उसमें मिल करके ऑफेंस को अंजाम दे रहे हैं, उन सभी ने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की, यानी पहले से अपने इंटेंशन को आपस में मिला लिया कि हम लोगों को ये ऑफेंस करना है, इस तरीके से करना है। यानी आप इसी को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी, लेकिन है ये प्योरली कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये उससे थोड़ा सा हट करके है। कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है कि अभी केवल मेंटल एलिमेंट मिला हुआ था, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं वो ऑफेंस के लिए। और यहाँ एक थोड़ा सा अलग है, मैं केवल उस एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि वो अपने माइंड्स को एक दूसरे के माइंड से मिला रहे हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो यानी ऑफेंस काज करने के पहले ऑफेंडर का मीटिंग करना, उस ऑफेंस को काज करने के बारे में, यानी राय सलाह करना, विचार विमर्श करना कि हमें ये ऑफेंस करना है, ऐसे करना है, तो उसी को आप कह रहे हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो जब उनके इंटेंशंस आपस में मिल गए और उस मीटिंग ऑफ माइंड होते ही उनका इंटेंशन जो इंडिविजुअल इंटेंशन था वो कन्वर्ट हो गया कॉमन इंटेंशन में। अब सभी का एक ही इंटेंशन है कि यही कार्य करना है, तो इसी बात को आप कह रहे हैं कॉमन इंटेंशन। तो जब उन व्यक्तियों ने अपने मीटिंग्स ऑफ माइंड के बाद उस पर्टिकुलर ऑफेंस को उन्होंने पारित किया, वो ऑफेंस किया, तो अब उसके बाद ये चेक नहीं किया जाएगा कि किस पर्सन ने क्या एक्टिविटी की या किस एक्ट को परफॉर्म किया। यानी मान लीजिए एक व्यक्तियों का ग्रुप है ABCD और वो क्या करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का मर्डर करना चाह रहे हैं, और उन्होंने पहले से आपस में सलाह मशविरा किया कि उसे हम लोग जान से मारेंगे। अब एक व्यक्ति हाकी लेके जाता है, एक कुल्हाड़ी लेके जाता है, एक रिवॉल्वर लिए हुए है और एक कुछ नहीं लिए हुए है। वो व्यक्ति गए उस व्यक्ति के पास और 2 व्यक्ति उसके घर के बाहर खड़े हो गए। वो देखने लगे कि कोई व्यक्ति आएगा तो हम लोग बताएंगे या शोर मचाएंगे या अंदर गए हुए 2 व्यक्तियों की हेल्प करेंगे। और शेष दो व्यक्ति अंदर जाते हैं और उसका मर्डर करते हैं। एक व्यक्ति गन चलाता है, दूसरा कुल्हाड़ी डंडे से उसके ऊपर हमला करता है या पकड़ लेता है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब उनका ट्रायल होगा, कोर्ट के सामने वो आएंगे, तो उनका कहना यह है कि हम 2 तो बाहर खड़े थे, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे मैटर में ये डिसीजन आता है कोर्ट का, या डिसीजन आया है, ये डिसाइडेड फैक्ट था जो मैंने बताया कि जो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, वो भी ऑफेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी ऑफेंस को करने के लिए वो खड़े हैं, उन्हीं ऑफेंडर्स को हेल्प करने के लिए खड़े हैं, ना कि वो इनोसेंटली एज ए दर्शक नहीं खड़े हैं वो, बल्कि उसी ऑफेंस को वो परफॉर्म करने या कराने के लिए वहां पे खड़े हैं। इसलिए मान लिया जाता है कि वो भी इन्वॉल्व हैं। और सबसे जो बेसिक बात है कि कॉमन इंटेंशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कर ली है, उनके मस्तिष्क का मिलन हो चुका है, इसलिए अब वो उस कार्य को एक्चुअली करें या न करें इन्वॉल्व हैं। और उनका खड़ा होना निश्चित रूप से उस ऑफेंस को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, उसी ऑफेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उसी के
फर्दरेंस में ही वो वहां पे खड़े हुए हैं। तो यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक्ट या एक्टिविटी के फर्दरेंस में कोई कार्य करते हुए सिंपल एक्टिविटी भी करेंगे तो वो पूरे ओवरऑल ऑफेंस के लिए वो लायबल हो जाएंगे। अब कौन क्या कर रहा है ये वहां पे मायने नहीं रखता, बल्कि सिर्फ उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए और उनकी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए और एक्टिव रोल होना चाहिए। तो जो व्यक्ति खड़ा है वो भी निश्चित रूप से एक्टिव रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उन दो अंदर गए हुए व्यक्तियों को बचाने की वो कोशिश कर रहा है कि दूसरे बाहर से अगर कोई ऐसी सूचना होगी तो वो अंदर पहुंचाएंगे, अंदर कोई दिक्कत आएगी तो वो बाहर से उनकी हेल्प करेंगे। मींस उनका एक्टिव रोल है। तो जब कॉमन इंटेंशन की बात की जाए तो कॉमन इंटेंशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2 और मोर पर्सन। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। और वो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं? फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, उनकी मीटिंग्स ऑफ माइंड हो, उन व्यक्तियों ने अपने मस्तिष्क का मिलन किया हो, अपने आशय को शेयर किया हो एक दूसरे से, अपने इंटेंशन को शेयर कर लिया। और शेयर करने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, अब वो कोई ना कोई एक्ट कर रहे हैं। यानी एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। और इतना करने के बाद जब कोई ऑफेंस काज हो रहा है तो सभी पर्सन जो भी हैं, 2 और मोर जो भी हैं, वो सभी लायबल हो जाएंगे इस बात को कंसिडर किए बिना कि किसने क्या कार्य किया था। अब जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया और मैंने कहा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, 2 व्यक्ति बाहर खड़े थे, 2 अंदर गए थे उस स्पॉट पे जहां मर्डर हुआ। तो चारों को मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा और जैसा उस केस का सर्कमस्टांस होगा, जैसा उस केस का फैक्ट होगा, अगर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है तो चारों को मिलेगा, अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दिया जा रहा है तो चारों को मिलेगा, या 10 ईयर्स या जो भी पनिशमेंट उनको दिया जा रहा है तो सभी को इक्वली पनिश किया जाएगा। क्योंकि उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई थी और कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो गया था, उन्होंने अपने इंटेंशन को शेयर कर लिया था। इसलिए अब उनकी एक्टिविटी उतना रोल नहीं प्ले करेगी उनके पनिशमेंट के लिए या कन्विक्शन के लिए, बल्कि उनके माइंड्स को देखते हुए उनको कन्विक्ट या पनिश किया जाएगा। तो एक बात हो गई ये आपकी सेक्शन, जो आप जिस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के क्लास 5th में, यानी सेक्शन 3 चैप्टर 1 का सेक्शन 3 क्लास उसका 5th, वहां पे बताया गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने इंटेंशन को शेयर करते हुए कोई ऑफेंस करते हैं, उस इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए, तो वो सभी लायबल हो जाएंगे इक्वली, जैसे कि उन्होंने खुद उस एक्ट को किया हो, खुद उन्होंने उस एक्ट को किया हो, इस तरह से उनको पनिश किया जाएगा। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाई सेवरल पर्सन्स, मतलब इसका मतलब यही हुआ सेवरल पर्सन्स का कि 2 या 2 से अधिक, यानी एक की तो बात ही नहीं हो रही है, सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी सभी के कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए उस फर्दरेंस में वो कार्य कर रहे हैं। ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट, और तब कोई एक्ट हो गया तो उस एक्ट के लिए सभी लायबल होंगे, जैसे कि उन्होंने खुद ही उस एक्ट को परफॉर्म किया हो। लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाई हिम अलोन, यानी खुद उसी ने उसको परफॉर्म किया हो ऐसा मानते हुए सभी को लायबल ठहराया जाएगा। ये सिंपल सी ये बात कह रही है सेक्शन 30 उस आईपीसी में। अगर आपके मटेरियल में मेंशन हो 34 तो वहां कर लीजिएगा 3 क्लास 5। अब जो दूसरी बात हमने की कि कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी ये कॉमन इंटेंशन हो गया यहाँ पे। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में बात ये हाँ, एक बात यहाँ पे छूट रही है कि कॉमन इंटेंशन का मतलब सिमिलर इंटेंशन नहीं है। यानी जहां कहीं सिमिलर इंटेंशन आ जाए और उन दोनों व्यक्तियों ने आपस में मीटिंग ऑफ माइंड्स ना की हो। अब इसका क्या एग्जांपल है कि एक व्यक्ति ए है, वो बी का मर्डर करना चाहता है, और उसी बी का एक दूसरा जो एनिमी है सी, वो भी उसका मर्डर करना चाहता है। यानी दोनों के इंटेंशन सिमिलर है, लेकिन दोनों ने आपस में कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं की है
और दोनों स्पॉट पे जाते हैं, दोनों गन चलाते हैं और उसकी डेथ होती है। तो वहां दोनों के इंटेंशन सिमिलर तो हैं लेकिन कॉमन नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपस में शेयर नहीं किया अपने इंटेंशन को, या मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं की हुई है। तो अगर उनके एक्शंस अलग अलग हैं, अलग अलग नेचर के हैं, तो दोनों को अलग अलग ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा और दोनों को अलग अलग पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। तो यानी बात क्या निकल के सामने आती है कि सिर्फ दोनों का इंटेंशन सेम होना नहीं रिक्वायर्ड है, बल्कि उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स रिक्वायर्ड है, उनका आपस में। सर ये कौन से सेक्शन में कवर होगा? 2/5 2 का क्लास 5th, सॉरी सेक्शन सॉरी 2 उसका पूरा 3/5 है ये। सर ये लास्ट 3 सर लास्ट सॉरी रिपीट करेंगे प्लीज? कॉमन इंटेंशन डजंट मीन सिमिलर इंटेंशन। हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर उसके जो एनिमी है वो हमला कर रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर उसके एनिमी हमला करते हैं और वो चिल्लाता है, तो उसकी चिल्लाहट को सुन के, उसकी क्राइंग को सुन करके उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो दौड़ करके जाते हैं उसे बचाने के लिए, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काम कर रहे थे। वो फील्ड का एरिया था और उस फील्ड में वो काम कर रहे थे। और जब उसके एक नियर और डियर की आवाज वो सुनते हैं दोनों, तो वो दौड़ करके उसे बचाने के लिए जाते हैं और दोनों मिलकर के उसे बचाते हैं और उस बचाने में एक व्यक्ति की डेथ काज हो जाती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है। तो जो दौड़ करके दो व्यक्ति आए थे उसे बचाने के लिए, उनमें से एक ने एक को हार्म काज की थी और दूसरे ने दूसरे को। तो यानी मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है ABCD 4 व्यक्ति हैं, A B को मार रहा है और B को बचाने के लिए उसके नियर डियर 2 व्यक्ति यानी CD दौड़ करके आते हैं। सॉरी, 2 व्यक्ति यानी A B C को मार रहे हैं और D E उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, 5 व्यक्ति कुल हो गए। तो A और B C को मार रहे थे, C के नियर डियर D और E 2 व्यक्ति आ रहे हैं दौड़ के। तो जो 2 व्यक्ति उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, उसे डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं, तो D हमला कर रहा है A के ऊपर और E हमला कर रहा है B के ऊपर, यानी दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग 2 व्यक्तियों पे हमला किया। तो एक व्यक्ति की डेथ काज होती है क्योंकि उसने गन से फायर किया था, यानी डी ने गन का यूज किया था और जो ई था उसने डंडे से हमला किया था। तो डंडे से हमला जिसके ऊपर हुआ यानी बी के ऊपर, उसको सामान्य चोटें आई, और जिसके ऊपर गन से फायर किया गया था यानी ए की डेथ हो जाती है। अब इस सीन में क्या होता है कि जब उनका ट्रायल होता है तो एक व्यक्ति जिसने गन से फायर किया था वो फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो जो व्यक्ति फरार हो जाता है उसका ट्रायल नहीं होता है, ये रूल है। अब जबकि आपके BNSS में ये ला दिया गया कि फरार व्यक्ति के अगेंस्ट भी ट्रायल हो सकता है। तो जो व्यक्ति गन से फायर करके डेथ काज करके फरार हो गया था वो तो फरार था, लेकिन जिसने सामान्य सिंपल हर्ट या ग्रीवस हर्ट काज की थी उसका ट्रायल हो रहा था। तो जो प्रोसिक्यूशन था यानी जो विक्टिम की पार्टी थी वो ये कह रही थी कि दोनों लोगों ने मिल करके डेथ काज की थी और इनका कॉमन इंटेंशन था उसकी डेथ काज करना, इसलिए दोनों व्यक्ति डेथ के लिए लायबल हैं। तो जो डिफेंस था यानी जो मारने वाले व्यक्ति थे, अक्यूज्ड की जो पार्टी थी, उनका कहना था कि जब सी यानी जिसके ऊपर हमला हुआ था, ए और बी ने मिलकर के सी के ऊपर हमला किया था, तो सी चिल्लाया। तो जब सी की आवाज सुन करके उसके नियर डियर उसे बचाने आते हैं डी और ई, तो दोनों का इंटेंशन सिमिलर तो था, सी को सेव करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना, लेकिन दोनों जब दौड़ते हुए आ रहे थे उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दोनों ने आपस में अपने इंटेंशन को शेयर नहीं किया था। वो आपस में सलाह नहीं कर रहे थे कि चलेंगे तो कैसे बचाएंगे, किसके ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि दोनों दौड़ते हुए दोनों 2 डायरेक्शन से केवल उसे बचाने के लिए आए और बचाए। जो जिस तरह से जो कर पाया उस तरह से उसने किया और बचाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी अपने एक्शन के लिए लायबल होगा और ई अपने एक्शन के लिए लायबल होगा, क्योंकि उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुई थी, उन्होंने अपने इंटेंशन को शेयर नहीं किया था, बल्कि उनका इंटेंशन सिमिलर था कि सी को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए दोनों लायबल नहीं है कॉमन इंटेंशन के लिए या कॉमन पनिशमेंट के लिए या सेम पनिशमेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ लीजिए। इसमें तो डिफेंस वाला केस नहीं आएगा सर? मैं समझा नहीं डिफेंस वाला केस। सेल्फ डिफेंस उनका, उसको बचा नहीं, रहे थे।
हाँ, तो बचा रहे थे, सेल्फ डिफेंस तो है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आपने ये भी तो पढ़ा कि उसे एक्सीड नहीं करना है और बहुत सी बातें हैं ना उसमें, नहीं तो तो एक्सीड कहाँ हुआ? जब वो मतलब मार रहे थे तो एक्सीड कहाँ हुआ? वो तो मार रहे थे उस टाइम वो उसको। देखिए, ये जो केस का फैक्ट है, हम अभी यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं समझ रहे हैं, हमें केवल क्या समझना है, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन। तो हम जब अभी प्राइवेट डिफेंस को समझने लगेंगे तो हमारा ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो अभी आप वहां ना जाएं, अभी आपको ये समझना है कि दो व्यक्ति अपने किसी नियर डियर को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और उसकी आवाज पे जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं की हुई थी या अपने इंटेंशन को शेयर नहीं किया था, इसलिए कॉमन पनिशमेंट के लिए या कॉमन लाइबिलिटी उनकी नहीं अराइज होगी, बल्कि सेपरेट अपनी अपनी अपने अपने एक्ट के लिए अपनी अपनी लाइबिलिटी अराइज हो रही है। अभी आपको यहाँ समझना है। सर इसमें अब की यहाँ पॉइंट ये सर की पॉइंट यही है ना, इसमें मीटिंग्स ऑफ माइंड होना जरूरी है, बाकी चाहे बिल्कुल बिल्कुल यही यही सबसे मेन पॉइंट है कि अगर दो एक्यूज ने अपने मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद कोई परफॉर्म किया हुआ है या कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो दोनों को इस तरह से लायबल ठहराया जाएगा जैसे कि दोनों ने स्वयं ही उस ऑफेंस को या उस एक्शन को परफॉर्म किया है। ओके। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का, कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपको पहले समझना होगा अनलॉफुल असेंबली को, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है अनलॉफुल असेंबली सर कौन क्रिएट से होनी सेक्शन चाहिए। में ये? सॉरी, कौन से सेक्शन में ये? 190 ये चैप्टर है आपका अलग, यानी दोनों अलग अलग चैप्टर में बात की गई है, लेकिन हम लोग साथ इसलिए बात कर रहे हैं कि दोनों में जो सिमिलरिटी है और जो डिफरेंस है उनको एक साथ हम लोगों को करना है, एक साथ देखना है, इसलिए दोनों को कलेक्ट करके हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीएनएस के 190 में आएगा ये? हाँ, सेक्शन 190। तो अब जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात जो मैं कह रहा हूं, तो कॉमन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना है, पहले अनलॉफुल असेंबली। और अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है कि विधि विरुद्ध जमाव, हिंदी में अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो विधि विरुद्ध जमाव, और इसकी बात की गई है चैप्टर 11 में सेक्शन 190 में। और पूरे चैप्टर में जो सेक्शंस यूज हुई हैं वो 189 से लेकर के 197 तक का ये चैप्टर है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी नाम का ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 11। उसमें सेक्शन नंबर 190 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है। हालांकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट नाम वहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो ऑफेंस सॉरी जो लाइबिलिटी बनती है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत बनती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली की। तो अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है कि 5 और मोर पर्सन्स, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, कोई ऑफेंस काज करना। किसी ऑफेंस के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। हालांकि अनलॉफुल असेंबली में कुल 5 पॉइंट दिए गए हैं कि वो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट सर्वेंट को फोर्सफुली कुछ करने या न करने के लिए बहुत सी बातें वहां पे लिखी गई हैं 5 पॉइंट में, लेकिन पूरा क्रक्स यही है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई ऑफेंस काज करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। पहली बात तो आपने ये जान लिया कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। अब इसके बाद बात हो रही है कि अगर वो 5 व्यक्ति मिलकर के आपस में उन्होंने फिर वही बात कर ली, असेंबली क्रिएट कर ली उन्होंने, तो इनकी असेंबली का क्रिएट किया जाना ही अपने आप में उन 5 व्यक्तियों की लाइबिलिटी को फिक्स कर देता है कि उस अनलॉफुल असेंबली द्वारा अगर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने में कोई ऑफेंस काज किया जाता है तो सभी की लाइबिलिटी सेम हो जाएगी, सभी उसके लिए लायबल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हमें और क्या समझना है कि यहाँ केवल वो मेंबरशिप एक्वायर कर रहे हैं उस अनलॉफुल असेंबली की, यानी 5 और मोर पर्सन्स हैं और उन्होंने जैसे ही 5 या 5 व्यक्ति हुए और उन व्यक्तियों का ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट गोल क्या है, कोई ऑफेंस काज करना, कोई अपराध करना, तो इस उद्देश्य के साथ 5 व्यक्तियों का एकत्रित होना, इकट्ठा होना ही अपने आप में अनलॉफुल असेंबली को क्रिएट कर दे रहा है। तो जब अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो गई तो उनका आपस में मीटिंग ऑफ
माइंड्स होने की वो आवश्यक अब नहीं होगा। वहां जिन जिन व्यक्तियों ने अब मेंबरशिप एक्वायर कर ली वो उस ग्रुप में या उस अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो जाते हैं, तो वो लायबल हो जाएंगे उस असेंबली के द्वारा किए गए किसी भी ऑफेंस के लिए। अब इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ सेवरल पर्सन की बात की गई, यानी 2 और मोर की, और वहां 5 और मोर की बात की जा रही है। तो अब हो क्या रहा है कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो उनके ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ेगी या उनको रोकना थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लॉ का जो इंटेंशन है या मंशा है उसकी कि हम गैदरिंग को रोकें। एक बात, क्योंकि जो गैदरिंग होगी जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे और उनका प्रिवेंशन थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। जितने नंबर ऑफ पीपल अधिक होंगे उतनी उनको रोकने में ज्यादा समस्या आ सकती है। तो गैदरिंग को रोकने का पर्पज है लॉ का, इसीलिए वहां पे इंटेंशन की बात नहीं की जा रही है बल्कि केवल ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है कि उस ऑब्जेक्ट में जो लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे वो सभी लायबल हो जाएंगे उस ऑफेंस के लिए, भले उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं की है, आपस में सलाह मशविरा नहीं किया हो। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है लॉ की या सेक्शन 190 की कि उस अनलॉफुल असेंबली को के ऑब्जेक्ट को जानते हुए, जैसे उदाहरण लीजिए किसान आंदोलन हो रहा है, जब तक वो शांतिपूर्वक अपने धरने पे बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही किसान आंदोलन जब इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ता है, अपने इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के बढ़ता है कि हम लोग चलेंगे बॉर्डर पे, जो हम लोगों को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्जेक्ट वगैरह लगाए गए हैं सबको हटाएंगे और चलेंगे दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर को फेल कर देंगे, उनको धमकाएंगे डराएंगे ताकि वो हमारी मांगों को मान लें। तो उन्होंने फोर्स यूज किया किस बात के लिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो किसी बात को करें उनके लिए या न करें, यानी एक्शन के लिए भी लागू हो गया मामला और ओमिट करने के लिए भी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें ओमिट करें तो भी, और एक्शन कराने के लिए ऐसा किया जाए तो भी, गवर्नमेंट को धमकाने के लिए डराने के लिए, किसी पर्सन को डराने धमकाने के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए, इस तरह का ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि 5 तरह के ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, तो उन ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट को लेकर के वो किसान आंदोलन चलता है, आगे बढ़ता है। तो उस किसान आंदोलन के ऑब्जेक्ट को जानते हुए समझते हुए कोई व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली की मेंबरशिप ले लेता है, यानी उसमें शामिल हो जाता है। तो शामिल होते ही वो उस किसान आंदोलन के लोगों के द्वारा कारित किसी भी ऑफेंस की लायबिलिटी उस व्यक्ति की भी आ जाएगी जो उस मेंबरशिप जिस दौरान वो ऑफेंस हुआ और वो व्यक्ति उसमें एज ए मेंबर था। यानी मसला क्या आया कि सर ये मीटिंग ऑफ माइंड तो है ही है ना, डायरेक्टली ये जानना ही नहीं, डिफरेंस हमें यही करना है। आप समझ लीजिए चीजों को, चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएंगी। इसमें थिन लाइन है। वो लाइन क्या है कि हमने वहां कहा कि 2 व्यक्ति दौड़ करके आ रहे हैं बचाने के लिए, दोनों का इंटेंशन सिमिलर है, लेकिन उसके बाद भी दोनों की सिमिलर लायबिलिटी नहीं बनी क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं थी। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, सरकार को धमकाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर ली है। अब उसके बाद उनके ऑब्जेक्ट को जानते हुए मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ। मैं शामिल हो रहा हूँ किसी दूसरे किसान से अपने इंटेंशन को शेयर नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरा शामिल होना ही सफिशिएंट है मेरी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए। ये डिफरेंस हो गया। एक्सप्रेसली मैंने कुछ नहीं किया, इम्प्लाइडली आप कह सकते हैं कि मैंने उनके ऑब्जेक्ट को शेयर किया। तो ऑब्जेक्ट को शेयर किया, मैंने उनके इंटेंशन को शेयर नहीं किया कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। यानी इस तरह की किसी उनकी, अब हिंदी में मैं बात करूं अगर, कि योजना में उन्होंने जो योजना बनाई हुई है उस योजना में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, उनकी योजना को शेयर नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है उनके प्लान को शेयर किए बिना ही मैं लायबल हो जा रहा हूं, केवल और केवल मेंबरशिप एक्वायर कर लेने मात्र से ही। ये डिफरेंस हो गया। वहां क्लियर कट बात है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी ही चाहिए, तभी कॉमन इंटेंशन का ऑफेंस या कॉमन इंटेंशन की लायबिलिटी क्रिएट होगी। और यहाँ बात हो रही है सर, पहले में हम ये कह सकते हैं कि वो पहले से ही मिल बैठ के सारा प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें मिल बैठ के एक दूसरे से प्लानिंग बिल्कुल यही डिफरेंस है ना। बिल्कुल यही एग्जैक्ट यही बात हो रही है
कि वहां पे मिल बैठ के प्लानिंग, यानी मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ही वही हो गया कि अपने इंटेंशन को शेयर कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब प्लान कर रहे हैं कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, तो यानी वो प्लान बना रहे हैं, प्लान के साथ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ प्लान नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप ली जा रही है और उस मेंबरशिप के होते हुए वो वाला ऑफेंस कर दिया गया, कारित कर दिया गया। डिफरेंस यही है, यहाँ मेंबरशिप की लायबिलिटी सर बन रही ये है, वो भी वहां तो एग्जांपल हो सकता है इसमें वहां सर, जैसे धारा 144 जहाँ पे लागू हो जाती है उसके बाद वहां पे भी कोई असेंबल होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलता है, आवाज वही कट केस है क्या सर? सर इसमें वो भी एग्जांपल हो सकता है ना जहाँ पे धारा 144 से लग जाती है नहीं और नहीं, उसके बाद वहां पे कोई देखिए असेंबल होता है तो आपको फिर। क्या समझ में जो अरे इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा ये बताइए, वो तो समझ में आ गया कि कॉमन इंटेंशन क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, मैंने किस पे हम वार करने जा रहे हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि अगर 5 या 5 व्यक्ति मिलकर के गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसी प्राइवेट पर्सन को डरा धमका करके कोई कार्य कराना चाहते हैं या उसे किसी कार्य से दूर रखना चाहते हैं या कोई ऑफेंस काज करना चाहते हैं, तो उसे हम कह रहे हैं इलीगल अनलॉफुल असेंबली, और वही उनका ऑब्जेक्ट है। वो 5 जो बातें मैं कह रहा हूँ वो कॉमन ऑब्जेक्ट है कि सभी वही ऑब्जेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो गवर्नमेंट को धमकाना चाहते हैं, वो कोई ऑफेंस करना चाहते हैं, या वो किसी के लैंड पे या प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करना चाहते हैं, वही उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए सभी का। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि किसान आंदोलन का ऑब्जेक्ट क्या है कि वो आएंगे और केंद्र सरकार को डरा धमका करके अपनी मांगे मानने के लिए बाध्य करेंगे उनको, या गवर्नमेंट सर्वेंट को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें, ओमिट करें, यानी उसी बात को हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट उनका है। तो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली की मेंबरशिप एक्वायर करेगा और उस एक्वायरमेंट के बाद ऑफेंस काज किया जाएगा, तो सभी उसके मेंबर जो होंगे वो लायबल हो जाएंगे सेम लायबिलिटी के लिए। ये है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, और वो था कॉमन इंटेंशन, जहां की उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड की थी, यानी प्लानिंग की थी साथ मिल बैठ करके। अब इसके बाद जो बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम दोनों अलग अलग दोनों की बात कर रहे हैं। सर इसमें जो है, क्योंकि ये लायबिलिटी एक साथ भी फिक्स की जा सकती थी। तो अब सॉरी सर इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये केवल स्टेट का अगेंस्ट भी हो सकता है। सॉरी आवाज नहीं आई आपकी। सर ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है ये केवल स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है। सर कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ 190 की अनलॉफुल असेंबली में ही कवर होता है या किसी और सेक्शन में भी कवर हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट? जैसे अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको और इंटेंशन समझ आ गए। अब हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की, तो और चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद भी नहीं क्लियर होंगी तो मैं और बता देता हूँ आपको। अभी जो मैटर है कि हमने बात की कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की, अब दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जो अपने आप में है, ये अपने आप में जो कॉमन इंटेंशन है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ लाइबिलिटी को फिक्स करने का एविडेंस का एक रूल है। यानी ये अपने आप में दो व्यक्तियों की किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग लाइबिलिटी को फिक्स करने का एक मैकेनिज्म है। आप कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। किन मामलों में? जहां की दो व्यक्तियों ने किसी प्लानिंग के साथ किसी ऑफेंस को परफॉर्म किया है, या हम कह रहे हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद किसी ऑफेंस को परफॉर्म किया है या कोई अपराध किया है। तो ये लाइबिलिटी फिक्स करने का मैकेनिज्म है, ना कि अपने आप में कोई ऑफेंस है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी। और कॉमन ऑब्जेक्ट का मसला ये है कि वो अपने आप में भी ऑफेंस हो सकता है और है अपने आप में ही ऑफेंस है, क्योंकि जैसे ही 5 व्यक्तियों की गैदरिंग होती है किसी ऑफेंस या इलीगल एक्शन को करने के लिए, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफेंस काज करना। तो अगर ऑफेंस काज करने के लिए 5 व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने आप में ही ऑफेंस है और वो उसके लिए लायबल हो जाते हैं। तो यानी पहला जो डिफरेंस आपने बताया कि कॉमन इंटेंशन इज नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस बट ओनली ए रूल ऑफ एविडेंस, और दूसरी तरफ
जब कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अब दूसरे वाले पार्ट में लिखेंगे आप कि कॉमन ऑब्जेक्ट इज सब्सटैंटिव ऑफेंस इटसेल्फ, वो अपने आप में ही ऑफेंस है। 5 व्यक्तियों का अपने आप में गैदरिंग ही ऑफेंस है, अगर उनका ऑब्जेक्ट है कोई ऑफेंस काज करना। दूसरा, कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर पर्सन की बात की गई है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की गई है, और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 और मोर पर्सन की बात की गई है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और नेक्स्ट, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन में बात की गई है मीटिंग ऑफ माइंड्स की, और कॉमन ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में बात की गई है मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली की, यानी केवल मेंबरशिप ही सफिशिएंट है वहां के लिए, और यहाँ के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ जैसा कि मैंने पहली लाइन में कहा था, ये रूल है एविडेंस, और नेक्स्ट सर रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, जैसे मैंने डिफरेंस के लिए कहा कि हमने जैसे स्टार्टिंग में पहले दूसरे ऑफेंसेस में डिफरेंसेस किए थे, उसी तरह से यहाँ भी 2 पार्ट कर लेंगे। पहले पार्ट में हम लिख लेते हैं कॉमन इंटेंशन, दूसरे में कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मीटिंग ऑफ माइंड्स की, और कॉमन ऑब्जेक्ट में मेंबरशिप इज सफिशिएंट, ओनली मेंबरशिप इज सफिशिएंट, यानी दूसरे वे में आप कहेंगे कि मीटिंग ऑफ माइंड्स रिक्वायर्ड नहीं है। और एक डिफरेंस आपने किया नंबर ऑफ पीपल के बेस पे या नंबर ऑफ एक्यूज्ड के बेस पे, यानी इधर कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर की बात की गई है, और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 और मोर की बात की गई है। फिर एक डिफरेंस आप करेंगे प्रोविजन के बेस पे। प्रोविजन के बेस पे डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन इंटेंशन में सेक्शन 3 क्लास 5 में कॉमन इंटेंशन को बताया गया है, और कॉमन ऑब्जेक्ट को बताया गया है सेक्शन 190। और डिफिनीशन के बेस पे आप बता रहे हैं कि जहां 2 और मोर पर्सन की जो गैदरिंग है वो किस लिए है? क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये है आपका कॉमन इंटेंशन। और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आप कह रहे हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जब वो प्रोसीड कर रहे हैं तो वो है कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी आपने डिफिनीशन के बेस पे डिफरेंस किया, प्रोविजन के बेस पे किया, और रूल ऑफ लॉ है या सब्सटैंटिव ऑफेंस है, इस ग्राउंड पे आपने डिफरेंस किया। अब इसके बाद आपने ये बताया कि कॉमन ऑब्जेक्ट अपने आप में इटसेल्फ ऑफेंस है, ये केवल एक रूल बता रहा है कि मैकेनिज्म बता रहा है लोगों को पनिश करने के लिए, लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए। और इसके बाद केस लॉ लिख लीजिए आप कॉमन इंटेंशन के लिए। जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था कि 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं, 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, वो केस लॉ है आपका बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, और ये केस है आपका प्रीवी काउंसिल का 1925 का पुराना केस है। ये जब आपकी आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय का ये मैटर है, फ्रीडम फाइटिंग का 1925। अब हाँ, प्रीवी काउंसिल का। और दूसरा केस है आपका जिसमें मैंने कहा कि 2 व्यक्ति बचाने के लिए आते हैं, वो केस है आपका महबूब शाह वर्सेस। ये भी कॉमन इंटेंशन का है सर? हाँ, ये सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में इसमें डिफरेंस बताया गया था। ठीक, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ये इस बात पे केस है, और ये दोनों ही लीडिंग केस हैं अपने आप में। सर केस नेम रिपीट अब कर, इसके बाद साहा वर्सेस महबूब शाह वर्सेस एम्परर।
और ये केस था प्रीवी काउंसिल का 1945 का। अब इसके बाद जो ऑफेंसेस हैं आपके, उनमें हम लोग बात करेंगे मिसचीफ, ट्रेसपास और चीटिंग की। सर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कोई केस लॉ नहीं है? कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए भी बता देता हूँ। तो ये केस लिखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे मिसचीफ, ट्रेसपास और चीटिंग की। तो अगर हम बात करें चीटिंग की, तो चीटिंग का मतलब जैसे कि आप लोग सभी समझते हैं कि मिस रिप्रेजेंट करके, यानी किसी के साथ फ्रॉड करके उससे कोई कार्य कराना या उससे ओमिट कराना, लोप कराना, यानी वो खुद कोई कार्य करे न करे या कोई प्रॉपर्टी आपको दे। यानी किसी व्यक्ति को आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, यानी फ्रॉड किया उसके साथ, और इसके बाद आप उसे इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे या कोई ऐसा कार्य आपसे कराए जो आप बिना उस प्रोवोकेशन के नहीं करते। तो इस बात को आप कह रहे हैं चीटिंग। और ये चीटिंग कई तरीकों से की जा सकती है। अपने पोस्ट पोजीशन के बारे में झूठ बोल करके, या किसी भी तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब उसे आप कह रहे हैं चीटिंग। और यानी इसके अगर एसेंशियल की बात की जाए तो हु एवर मीन्स एक्यूज्ड, हु एवर, ये हु एवर जो कोई व्यक्ति की बात हो रही है, ये एक्यूज्ड महोदय हैं। ये कौन सा सेक्शन है ये सेक्शन है आपका 318 यानी 318। स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होगा? सॉरी, 317 है सब्जेक्ट में। मतलब सेक्शन तो सभी सीरियल से ही हैं, लेकिन वो उस रूप में आपके लिए रिलेवेंट नहीं। हम लोग कम से कम, मेरा जो आज का मकसद है कि हो सकता है कि नेक्स्ट कोई क्लास हम लोगों को ना मिले बीएनएस के लिए, तो हम लोग इतने फैमिलियर हो जाएं उन ऑफेंसेस से जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का मकसद मेरा ये है उस कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बाद का। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चीटिंग की, और चीटिंग में हमने बात की हुएवर एक्यूज्ड। नेक्स्ट एलिमेंट, डिसीविंग एनी पर्सन, डिसीविंग एनी पर्सन। नेक्स्ट, fraudulently or dishonestly, fraudulently or dishonestly induces. Next, to deliver any property, to deliver any property, or to do or omit, to do or omit, to do anything, causes or is likely to cause damage or harm, causes or is likely to cause damage or harm। और ये जो हार्म की बात की जा रही है, डैमेज की बात की जा रही है, वो बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है, या प्रॉपर्टी को हो सकता है। अब ये पूरी कहानी क्या बन गई कि कोई एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को, यानी एक विक्टिम को इंड्यूस कर रहा है, डिसीव कर रहा है उसे, यानी मोटे तौर पे कहा जाए तो उस दूसरे विक्टिम के साथ फ्रॉड कर रहा है कि वो कोई एक्ट करे या कोई ओमिट करे या कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। और इस करने का रिजल्ट क्या होगा कि उसको कोई डैमेज या हार्म काज हो, डैमेज या हार्म काज हो। और जिस डैमेज या हार्म की हम बात कर रहे हैं वो किस नेचर का हो सकता है? बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है, या प्रॉपर्टी को हो सकता है। तो इसमें से किसी तरह की डैमेज या हार्म काज हो गई तो मान लिया गया कि जो एक्यूज है उसने चीटिंग काज की। यानी सिंपल वे में कहा जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोल करके प्रॉपर्टी ले लेना या कुछ कार्य करने या न करने के लिए विवश करना या उकसाना उसे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है
कि मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मैं इस एरिया का एसडीएम हूँ और मेरे ड्राइवर को इतना सामान दे दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब वो व्यक्ति इस विश्वास में कि ये एसडीएम साहब हैं या डीएम साहब हैं और वो मेरे ड्राइवर को सामान दे देता है या मुझे सामान दे देता है, तो ये है चीटिंग। और इसके लिए जो पहले सेक्शन था जो मशहूर था 420 यानी 420 कि 420 है ये आदमी यानी 420 है, फ्रॉड है, तो ये ऑफेंस अपने आप में यही मेन इसका क्रक्स है। बाकी जो आपने इंग्रेडिएंट्स लिखा वो इसके इंग्रेडिएंट्स है। अब इस पे एक केस वाला लिख लीजिए, मुबारिक अली अहमद वर्सेस बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये 1957 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इसमें क्या हुआ था कि जो एक्यूज्ड है, अपीलांट है मुबारिक अली, वो पाकिस्तान में था और यहाँ इंडियन जो व्यापारी है उसे फोन कॉल से, टेलीग्राम से या अन्य दूसरे जो मीन्स हैं उन मीन्स के माध्यम से कम्युनिकेशन करता है और कहता है कि मेरे पास चावल है यानी राइस है और मैं सप्लाई करने के लिए मेरे पास स्टॉक भी है और मैंने बंदरगाह पे इस अपने लिए स्पेस भी फिक्स करा रखा है, जैसे ही तुम पेमेंट करोगे मैं तुम्हें राइस भेज दूंगा। मतलब उस समय इंडिया में राइस की आवश्यकता थी, तो यहाँ का जो मर्चेंट है वो पेमेंट कर देता है उसे और फिर उसके बाद वो कोई सप्लाई नहीं करता है क्योंकि उसका पहले से ही कोई इंटेंशन सप्लाई का नहीं था। अब यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि चीटिंग के ऑफेंस के लिए आपका जो इंटेंशन है वो पहले से ही मालाफाइड होना चाहिए, यानी गिल्टी इंटेंशन आपका स्टार्टिंग में ही हो, मस्ट है ये। अगर आप पहले से गिल्टी माइंड नहीं आपका है, आप पहले बोनाफाइडली प्रॉमिस कर रहे हैं, बाद में किन्हीं सर्कमस्टांस की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो सिविल लाइबिलिटी बनेगी, तब क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी, ये ऑफेंस नहीं होगा अपने आप में। तब आप कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए उसके ऊपर डैमेजेस के लिए या कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आपका चीटिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑफेंस है आपका, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, चीटिंग मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जैसा कि मैंने बात की कि कोई अक्यूज्ड है जो डिसीव कर रहा है किसी पर्सन को, और वो किस तरह से डिसीव कर रहा है, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है, और किस बात के लिए कर रहा है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, यानी कुछ करने या न करने के लिए वो इंड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, काजेज और लाइकली टू काज डैमेज और हार्म, यानी उससे कोई डैमेज या हार्म काज हो रहा है। और वो डैमेज या हार्म कैसा हो सकता है, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को। और पूरी लाइनों को आप मिला दें, सबको जोड़ दें, तो किसी व्यक्ति से झूठ बोल करके कोई प्रॉपर्टी ले लेना या उससे कोई कार्य कराना या कोई कार्य न करने के लिए उसे उकसाना, ये है चीटिंग। और एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैं झूठ बोल करके किसी दुकानदार से सामान ले लेता हूँ और उसे पैसे देने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर मेरा पहले इंटेंशन था देने का, बाद में नहीं देता हूँ, तो ये सिविल लाइबिलिटी बन जाएगी, मैं कह रहा हूँ, तब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मेरा पहले से ही इंटेंशन नहीं था देने का, लेकिन फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा तुम्हें पैसे, तो ये चीटिंग हो जाएगा और क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाएगी। और केस लॉ मैंने बताया मुबारिक अली का, कि वो पाकिस्तान में बैठ के इंडियन व्यापारी से झूठ बोल करके उससे पैसे ले लेता है और सप्लाई नहीं करता है। सर अगर गिल्टी माइंड नहीं होगा तो ये सिविल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। वो दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो परफॉर्म नहीं करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और तब वो केवल डैमेजेज और कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। तब जो एक्यूज्ड है वो क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। हाँ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑफेंस है आपका मिसचीफ, यानी किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना, उसी को आप कह रहे हैं मिसचीफ। रिस्ट, इसे हिंदी में आप कहते हैं रिस्ट। तो सेक्शन कौन सा है? इसका सेक्शन है 3 324 324
हाँ एक मिनट, हाँ 324 मिसचीफ के लिए जो सेक्शन है आपका 324, और इसमें जो बात की गई है, मैंने जैसा कहा आपसे कि किसी प्रॉपर्टी के प्लेस को चेंज करके, उसके नेचर को चेंज करके, उसके वैल्यू को डिमिनिश करके किसी भी रूप में आप मिसचीफ कर सकते हैं। तो इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंटेंशन और नॉलेज, यानी अगर नॉलेज है तो भी ये फुलफिल हो जाएगा, इंटेंशन है आपका तो भी फुलफिल हो जाएगा। किस बात के लिए इंटेंशन या नॉलेज? ऑफ लाइकलीहुड टू काज रॉन्गफुल लॉस, यानी जिसके पास ये प्रॉपर्टी है उसका आप रॉन्गफुल लॉस काज करना चाहते हैं, और डैमेज टू द पब्लिक और एनी पर्सन। तो अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स निकल के आ गए इस लाइन में से कि आपका इंटेंशन हो या नॉलेज हो, किस बात के लिए हो कि आप रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हैं, या रॉन्गफुल लॉस के बारे में आपकी नॉलेज है, पता है आपको, या डैमेज होगा, किसको डैमेज होगा? पब्लिक को, यानी कॉमन पीपल को आप डैमेज भी कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, causing the destruction of some property or any change in it or in its situation, यानी उसकी सिचुएशन बदल करके, उसकी वैल्यू को कम करके, डिस्ट्रॉय करके, या उसकी उपयोगिता को, यूटिलिटी को आप कम या अधिक करके भी मिसचीफ का ऑफेंस कर सकते हैं। अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग। फिर बात की जा रही है, सच चेंज मस्ट डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी और अफेक्ट इट्स इंजरियसली, यानी किसी व्यक्ति की अंगूठी है, मैं उसे पानी में फेंक देता हूँ, उस रिंग को मैंने कुछ नहीं किया, उस रिंग के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ उसकी सिचुएशन चेंज कर दी, उसका प्लेस चेंज हो गया, और उस चेंज होने से अब उसके ओनर को या जिसके वो पोजीशन में है उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया, उसका डैमेज हो गया, तो जो ऑफेंस है मिसचीफ का वो क्रिएट हो गया। यानी ये नेसेसरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि उस किसी थिंग्स को पर्टिकुलर ही नष्ट किया जाए या उसको डैमेज किया जाए, और ना ही ये इंटेंशन होना चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज काज करूंगा या उसको हार्म क्रिएट करूंगा, बल्कि ये पब्लिक को हो सकता है या किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी हो सकता है। और यहाँ जो एक बात है कि यहाँ ओनर होना रिक्वायर्ड नहीं है, केवल पोजीशन में जिसके है वो सफिशिएंट हो जाएगा। जैसे थेफ्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है थेफ्ट के लिए, उसी तरह यहाँ भी ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। मिसचीफ का ऑफेंस काज करने के लिए ओनर होना जरूरी नहीं है, विक्टिम जो है वो ओनर हो या ना हो, उसके पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, डिमिनिश कर रहा हूँ, तो मैं मिसचीफ के ऑफेंस के लिए लायबल हूँ। अब इसके बाद सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छा पूरे को कह रहे हैं या किसी एक पॉइंट को कह रहे हैं? नहीं, लास्ट के 1 मिनट वाला बस। लास्ट के 1 मिनट वाला। जैसे मैंने कहा कि कोई जैसे रिंग है, हाँ जी, रिंग अंगूठी है किसी व्यक्ति की, तो उस अंगूठी को मान लीजिए मैं मेल्ट कर देता हूँ, गला देता हूँ, तो ये भी अपने आप में एक काइंड है मिसचीफ का। मैं उस अंगूठी को तोड़ देता हूँ, ये भी एक काइंड है मिसचीफ का। और उस रिंग को मैं पानी में फेंक देता हूँ, नदी में, तालाब में, जो उसे उस पोजीशन रखने वाले व्यक्ति को वो इजीली नहीं मिल सकती, तो यानी मैंने सिचुएशन केवल चेंज कर दी। तो इस तरह से मैं किसी भी तरीके से उसकी यूटिलिटी चेंज करके, उसकी वैल्यू को चेंज करके, या उसको डिमिनिश करके या डिस्ट्रॉय करके, किसी भी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को मैं हार्म पहुंचा रहा हूं, तो मैं मिसचीफ के लिए लायबल हूं। सर उसमें वो, सर ये ऑनर, उसमें ऑनर होना चाहिए वो, या कोई भी? नहीं, ऑनर मस्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति के पोजीशन में है वो सफिशिएंट है अपने आप में ऑफेंस के लिए। ये खेल खेल में भी हो सकता है सर, ये थेफ्ट नहीं माना जाएगा सर? ये खेल खेल में नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। खेल खेल में इसलिए नहीं होगा कि जो स्टार्टिंग में बात की गई कि विथ इंटेंशन और नॉलेज, और वो नॉलेज किस बात के लिए है कि आप चाहते ही ऐसा है कि किसी का डैमेज हो या रॉन्गफुल लॉस हो, ये आपका इंटेंशन है या आपकी नॉलेज है, दोनों है तभी। तो खेल खेल में ये होगा नहीं, इसलिए आप लायबल नहीं होंगे मिसचीफ के लिए। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, किसी ने और एक कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था।
आपने एक क्वेश्चन किया हाँ कि सर, खेल खेल में, हाँ सर ये क्वेश्चन था, ये थेफ्ट नहीं माना जाएगा सर ये? देखिए थेफ्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों के इंग्रेडिएंट से पकड़िए। थेफ्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, डिसऑनेस्टली टेकिंग के लिए उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है लेने के लिए। फिर दूसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर तीसरा क्या है, दूसरे के पोजेशन से। फिर विदाउट कंसेंट और मूव कराता है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के। तो यहाँ क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी के पोजेशन से ही लें आप, वो कहीं और भी रखी हुई है तो भी ये मिसचीफ लागू हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी वो पोजीशन वाला मैटर। दूसरा, टेकिंग लेने का इंटेंशन है थेफ्ट में। बेसिक जो इंटेंशन है आपका, डिसऑनेस्टली किस बात के लिए, लेने के लिए। टेकिंग का वहां इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी थेफ्ट के लिए। यहां ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है, वो लेना नहीं चाहता है, वो सिर्फ रॉन्गफुल लॉस काज करना चाहता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, किसी को भी, पब्लिक को, आम पब्लिक को, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ये बेसिक एलिमेंट है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है लेने का, खुद लेने का, और मिसचीफ में सिर्फ और सिर्फ डैमेज काज हो जाए, लॉस हो जाए किसी का, यही चाहता है वो। अंगूठी पानी में फेंक रहा है, वो लेना नहीं चाहता, उसका कहीं इंटेंशन नहीं है, वो उसको मेल्ट कर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंटेंशन उसका लेने का नहीं है। यहाँ इंटेंशन क्या है मिसचीफ में, सिर्फ रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। आपका नुकसान हो जाए, मुझे मिले ना मिले ये मुझे चिंता नहीं है। तो जब मुझे ये अपने लेने की का इंटेंशन नहीं है तो ये मिसचीफ है, और जब मुझे अपने लेने का इंटेंशन हो तो ये थेफ्ट में चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो ऑफेंस है आपका वो है पवन सर, सॉरी, हाँ पवन सर, इसमें जो बीएनएस है इसमें 20 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका कुछ अपने एंड से बता सकते हैं? देखिए ऐसा है कि कुछ जो अभी छोटे छोटे जो ऑफेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जनरली आपसे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। और अच्छा, जो लॉन्ग, जिन क्वेश्चंस के लॉन्ग में पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे हाँ। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस को, प्राइवेट डिफेंस ये लॉन्ग के लिए है। तो लॉन्ग वाले में 2-4 आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और दोनों का डिफरेंस इस तरह से मिला के ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अलग से एक ऑफेंस नहीं पूछा जाएगा, यानी मिस एप्रोप्रिएशन केवल अलग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केवल अलग, ये नहीं पूछा जाता। जनरली पूछा जाता है दोनों को डिफाइन करिए और दोनों को डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो गया, प्राइवेट डिफेंस हो गया। इसी तरह से थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह को मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन मिला करके और उनके डिफरेंस को मिलाते हुए भी क्वेश्चन आपसे एक लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसी तरह से कल्पेबल होमिसाइड को नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और अमाउंटिंग टू मर्डर के रूप में डिफरेंशिएट करते हुए, या जिस भी रूप में आपसे, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन को मिलाते हुए दोनों के डिफरेंस को पूछते हुए एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन। इसके अलावा सर ये सॉरी आपकी आवाज आई नहीं सर, ये मर्डर वाला कौन सा बताया आपने? मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को मिला करके दोनों को। और वहां जो क्वेश्चन का नेचर होता है वो इस तरह से होता है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड व्हेन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यानी उसकी जो लैंग्वेज हो सकती है वो जरूरी नहीं कि आपसे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड वर्ड ही यूज किया जाए, वो लैंग्वेज दूसरी भी बदल सकती है। सर ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट? मिस एप्रोप्रिएशन और चीट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर के पूछा जा सकता है। सर और भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या यही है बस? और अभी जो एक टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास की, और क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो 1-2 टॉपिक और मैं आपको बता देता हूँ जिनके पूछे जाने की संभावना है लॉन्ग में।
इस 5 में तो 3 आ ही जाएंगे सर। निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, यानी प्राइवेट अरे एक डिफेंस बार तैयार ये कर लीजिए। कर देना प्लीज लिख के। सॉरी, वो जो वुमेन आप बता वुमेन रहे हैं के ना बारे में था सर, जो इम्पोर्टेंट रेप क्वेश्चंस। हैरेसमेंट और वो वाला था, उसमें नहीं आएगा हाँ ऑफेंस उनमें, अगेंस्ट वुमेन? हाँ उनमें से एक टॉपिक आ सकता है, और इसके बाद एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी मेंसरिया और एक्टस रियस की, यानी एलिमेंट ऑफ क्राइम की बात की थी हम लोगों ने। तो एलिमेंट ऑफ क्राइम से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को डिफरेंस को लेते हुए। और जो मैंने कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन की बात की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी को लेके या ज्वाइंट लाइबिलिटी को लेकर के, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या है या ज्वाइंट लाइबिलिटी क्या है, तो यही दोनों आंसर आपका बनेंगे मिलकर के, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। और इसमें आपको लिखना यही होगा कि जनरली जो ज्वाइंट लाइबिलिटी या कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। यहाँ हर पर्सन को अपने पर्सनल एक्ट के लिए लायबल ठहराया जाता है, यानी विकेरियस लाइबिलिटी नहीं होती है जनरली। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन सेक्शन 3 क्लास 5 वाली फुलफिल होगी, या सेक्शन 190 वाली सिचुएशन फुलफिल होगी, या कंडीशंस फुलफिल होंगी, तब किसी पर्सन को ज्वाइंटली लायबल ठहराया जा सकता है। सर ये सिलेबस में तो 357 तक है ना वैसे? सॉरी, ये सिलेबस में जो हमारे 357 तक है ना? हाँ हाँ। अब एक छोटा सा जो ऑफेंस है आपका देख लीजिए, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि आप किसी दूसरे की लैंड पे, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में इंटर कर रहे हैं। तो जब आप किसी की प्रॉपर्टी पर या में इंटर कर रहे हैं, यानी इनटू और अपॉन, तो इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल किसी की प्रॉपर्टी पे जाना अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ये सिविल लाइबिलिटी है जब तक आप केवल एंट्री कर रहे हैं। यानी दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप केवल एंट्री कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सिविल लाइबिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले कहा अनलॉफुल असेंबली के बारे में, कि केवल सिंपली 5 व्यक्ति एक जगह बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, वो अपने गांव समाज के सोसाइटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन उनका ऑब्जेक्ट अगर वो ऑफेंस है, तब वो ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से केवल किसी की प्रॉपर्टी पे जाना, किसी की प्रॉपर्टी में जाना ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस में कन्वर्ट कब हो जाएगा, यही किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे जाना है, जब उस व्यक्ति का पर्पस क्या हो कि कोई ऑफेंस काज करना, और वो ऑफेंस किस नेचर का हो सकता है, किसी व्यक्ति को इंसल्ट करना, एनॉय करना, इंटिमिडेट करना, तब वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास में। और क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब वही हुआ कि कोई ऑफेंस करने के लिए, किसी को एनॉय करने के लिए, किसी को इंटिमिडेट करने के लिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे जाता है या किसी दूसरे की व्यक्ति की प्रॉपर्टी में जाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ अनदर। दूसरे की पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, वहां मैं जाता हूं और क्या करता हूं, इफ सच एंट्री इज लॉफुल, अगर वो लॉफुल एंट्री है तो अनलॉफुली मैं वहां बने रहता हूं। इफ सच एंट्री इज लॉफुल देन अनलॉफुली रिमेनिंग अपॉन सच प्रॉपर्टी। मैं गया पहले दोस्ताने भाव में उस इंटेंशन से, लेकिन वहां जाने के बाद मैं अब उस व्यक्ति को धमका रहा हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अनलॉफुल रिमेनिंग में। यानी मैं लॉफुली जा सकता हूं, मेरे पास राइट है वहां जाने का, लेकिन जैसे ही मेरा इंटेंशन चेंज हुआ, ये कन्वर्ट हो सकता है क्रिमिनल ट्रेसपास में। तो क्रिमिनल ट्रेसपास 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो मैं एंट्री ही करूं अनलॉफुल तरीके से, या मैं लॉफुल तरीके से एंट्री करके अनलॉफुल तरीके से वहां बना रहता हूं, तो भी ये इसके इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, सच एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग सेक्शन है इसके लिए 329, और ये
पूरे ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो 329 से लेके 334 तक ये क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है और उसके ऑफेंसेस की पनिशमेंट की बात की गई है। तो यानी पहला जो इंग्रेडिएंट्स इसका है एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर, यानी दूसरे के पोजेशन में प्रॉपर्टी में एंट्री करना। दूसरा, इफ सच एंट्री इज लॉफुल देन अनलॉफुली रिमेनिंग अपॉन सच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, सच एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग मस्ट बी विथ इंटेंट, किस इंटेंशन से होना चाहिए, टू कमिट एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस। अब यहाँ कोई उसका ये तरीका नहीं बताया गया कौन वाला ऑफेंस करना है। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, यानी ओनर होना यहाँ भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो ओनर है या नहीं है, वो पोजेशन में है, उसको एनॉय करने के लिए, उसे आप क्षुब्ध करने के लिए, उसे मानसिक रूप से अशांत करने के लिए, या उसकी बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, या उसे धमकाने के लिए आप जाते हैं वहां, तो ये ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास का। और इसी से जुड़े हुए 2-3 शब्दों को और जान लीजिए। यही क्रिमिनल ट्रेसपास आपने खुले लैंड पे किया, किसी के प्लॉट पे किया, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। यही कार्य आपने किसी वेसल में, किसी व्हीकल में, किसी ड्वेलिंग हाउस में, किसी टेम्पल में, किसी गुरुद्वारा में आपने यही कार्य कर दिया, तो यही हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग, यानी हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। क्या हो गया चेंज, हाउस ट्रेसपास आपने कर दिया। और नेक्स्ट हाउस ट्रेसपास के बाद फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। आप छिपते हुए किसी के घर में चले गए तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया। और फिर उसी से मिलता जुलता एक ऑफेंस है हाउस ब्रेकिंग। कभी कभी ये बिल्कुल आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ ले जाते हैं, तो एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो। हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग का मतलब है कि जो इंटेंडेड उसकी एंट्री और एग्जिट है, घर में जाने का एक गेट है, रास्ता है, तो वो इंटेंडेड है, पहले से हमारा आशा है कि हम यहाँ से एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। और एक्यूज्ड क्या कर रहा है, वो खिड़की से जा रहा है, खिड़की से कोई होल बनाता है, या उसके दीवारों में कोई होल बनाता है, या किसी इंस्ट्रूमेंट से सिटकनी खोल लेता है, या गेट पे ताला लगा हुआ है, वो चाबी कहीं पा जाता है, की पा जाता है और उसको खोल लेता है। यानी जो मीन्स और मोड उसके पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति ने नहीं अपनाया हुआ है, उस मीन्स और मोड को यूज करके वो एंट्री कर रहा है, तो उसने कर दिया हाउस ब्रेकिंग। उसने एक काम और किया, दरवाजे पे गार्ड खड़ा है और वो गार्ड को धक्का दे देता है और धक्का देके चला जाता है, या उसे धमकी देता है, गन दिखाता है, तुमने कुछ बोला तुम्हें मार दूंगा, शूट कर दूंगा, और वो फिर अंदर एंट्री कर रहा है। तो यानी जो इंटेंडेड मीन्स हैं, जो एंट्री और एग्जिट के मीन्स हैं, यानी दरवाजे, उनसे न जाकर के किसी दूसरे मीन्स और मोड से जा रहा है, या उसको फोर्सफुली ब्रीच कर रहा है, तो इसी बात को आप कह रहे हैं हाउस ब्रेकिंग। तो यानी आपने जाना क्रिमिनल ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, सभी उसी नेचर के ऑफेंस हैं, सभी दूसरे की प्रॉपर्टी पे जाने के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक खुले प्लॉट पे या लैंड पे जाने की बात कर रहा है जनरल वे में, तो आपने कहा क्रिमिनल ट्रेसपास। और वही बात जब हो गई कि किसी ड्वेलिंग हाउस में, टेम्पल में, या जहां प्रॉपर्टी रखी जाती है, यानी वेयर हाउस में, गोडाउन में, तब उसी को आप कह रहे हैं हाउस ट्रेसपास, यानी तब गृह भेदन हो गया वहां, और उसी घर में वो छिपते हुए जा रहा है, तो लर्किंग हाउस ब्रेकिंग हो गई, सॉरी हाउस ट्रेसपास हो गया। और एंट्री और एग्जिट के मीन्स और मोड जो है, उसके अलावा किसी दूसरे मीन्स और मोड से एक्यूज एंट्री कर रहा है किसी हाउस में, तो उसको आप कह रहे हैं हाउस ब्रेकिंग। चलिए, इसमें हाउस ब्रेकिंग और ट्रेसपास में कोई हो आपकी क्वेरी तो पूछ लीजिए, बाकी आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगर कोई क्लास मिलेगा तो फिर और बाकी कुछ किया जाएगा। सर एग्जाम के दिसंबर में ही होगा? उम्मीद तो है कि आपके लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है।